हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सॉस एकेडमी। तो गाइस फाइनली 3000 सब्सक्राइबर क्रॉस हो चुके हैं। आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स जो आप लोगों ने मेरी हेल्प की 3000 सब्सक्राइबर क्रॉस होने के लिए। अगला टारगेट 5000 सब्सक्राइबर का। तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो गाइस हम लोग ने जो हमारा OCM का चैप्टर नंबर 1 था उसके 1.6 तक कर लिया था हम लोग ने। तो 1.7 पे आज आएंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किया था, 14 प्रिंसिपल पूरे के पूरे कवर कर लिए थे। तो ये लेक्चर में हम लोग ट्राई करेंगे कवर करने का हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि फ्रेडरिक विल्सन टेलर, FW टेलर भी उन्हें बोला जाता है, उन्होंने ये साइंटिफिक मैनेजमेंट की थियोरी दी थी। तो एक एक करके पूरे के पूरे मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, उसके बारे में देखेंगे। और पहले तो हम जान लेते कि FW टेलर थे कौन। 1856 से 1915 तक वो थे, उनका जो एरा था। वो एक अमेरिकन थे जिन्होंने अपना एज अ मैकेनिस्ट अपना करियर स्टार्ट किया था मिडवेल स्टील वर्क कंपनी के अंदर, जो फिलिपीडिया में है। उन्होंने अपने हार्ड वर्क से अपने पोजीशन को चीफ इंजीनियर तक ले गए। लाइक वो एज अ चीफ इंजीनियर तक गए थे, तब जाके वो वहाँ से रिटायर हुए। उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन और अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पे एक साइंटिफिक डेटा दिया कंपनी को। लाइक हम जो कंपनी में काम देखते हैं या फिर करते हैं वो एक थंब रूल के हिसाब से होता है। लाइक कुछ ना कुछ फिक्स होता है कि हाँ ये काम को हम इसी तरह से करेंगे। लेकिन साइंटिफिक मैनेजमेंट से मेरा मतलब है आप जब कोई ऑब्जर्वेशन करो, कोई एक्सपेरिमेंट करो, कोई डेटा कलेक्ट करो, उसके बेसिस पे उसको एनालाइज करके अगर कोई काम करते हो तो आप कह सकते हो कि वो साइंटिफिक मैनेजमेंट है। टेलर्स अप्रोच टुवर्ड्स द मैनेजमेंट इज टर्म्ड एज अ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उनका जो अप्रोच था मैनेजमेंट को लेके, उसी चीज़ को साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। फॉर दिस कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ द मैनेजमेंट ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो गाइस FW टेलर जो हैं वो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हैं। तो FW टेलर इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इस लाइन को मैं इतनी बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्लीज़ लाइन को अच्छी तरह से लिख लेना, याद रखना। ऑलमोस्ट हर दूसरे साल फिलिंग द ब्लैंक्स में ट्रू और फॉल्स, मैच द कॉलम, कहीं पे भी ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है HSC का। तो FW टेलर कौन है? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर्स मैनेजमेंट थियोरी इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। जो भी टेलर का जो मैनेजमेंट थियोरी था वो एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड होता है। दिस थियोरी इन्वॉल्व application of scientific approach to the decision making and solving them at the same time। ये जो थियोरी था, ये थियोरी क्या करता है? अप्लाई करो, साइंटिफिक मैनेजमेंट को अप्लाई करो और डिसीजन लो ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सके और ऑन टाइम हो सके। अकॉर्डिंग टू टेलर, प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व बाय द साइंटिफिक टेक्निक रादर देन यूज ऑफ थंब एंड द ट्रायल एंड एरर अप्रोच। जो टेलर का क्या मानना था कि जो भी हम डिसीजन ले, जो भी हम काम करें, वो साइंटिफिकली वे से होना चाहिए। ये नहीं कि उसमें थंब रूल लगे या फिर ट्रायल एंड एरर मेथड लगे। ट्रायल एंड एरर मतलब चेक करना बार बार कि ये सही होगा या ये गलत होगा, ऐसे नहीं। सारी चीज़ों को प्रॉपरली चेक करके अच्छी तरह से देखना। डेफिनेशन इन्होंने जो दिया था FW टेलर एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जैसे कि मैं इस टॉपिक की बात करूँ तो ये टॉपिक आपको 5 या 10 मार्क के लिए हर साल पूछा जाता है। ऑलमोस्ट हर साल तो 5 मार्क का तो कम से कम ही आता है। इसके अंदर आपको करना ये है कि जो मैंने आपको ऑलरेडी मीनिंग बता दिया, मीनिंग लिख सकते हो, FW टेलर के बारे में लिख सकते हो, साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है क्या है वो लिख सकते हो। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आपको पूछा जाएगा, वो लिख सकते हो। तो इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत है नहीं, सिर्फ मीनिंग पढ़ो और प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ो, आपका ये आसानी से हो जाएगा। डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट मेन टू डू। साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है कि आप क्या चाहते हो कि कोई इंसान क्या करे। आप क्या चाहते हो कि कोई इंसान क्या करे। व्हाट यू नोइंग व्हाट यू वांट मैन टू डू, तुम क्या चाहते हो कि आदमी क्या करे। एंड सीइंग इट दैट दे डू इट इन अ बेस्ट एंड चीपेस्ट मैनर। और इस चीज़ को देखो, एंड सीइंग इट दैट दे डू इट इन अ बेस्ट एंड चीपेस्ट मैनर, बहुत अच्छी तरह से और बहुत सस्ते तरीके से वो काम को करे, यानी ज़्यादा कॉस्ट ना है, काफ़ी चीप तरीके से वो काम को करके निकल जाए।
तो काफ़ी इजी डेफिनेशन था, एक बार रीड करोगे सुनोगे आपको समझ में आएगी चीज़ें। जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ आपको पीडीएफ से ध्यान से उसे पढ़ना है, मेरे लेक्चर को सुनना है, अपने नोट्स बनाने हैं, आराम से उसके अंदर नोट्स में लिखना है और चीज़ों को याद रखनी है। जल्दी स्कूल कॉलेज ओपन होने वाले हैं तो आपको थोड़ा सा आगे रहने के लिए अभी से प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। इसमें जो इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया है उसमें पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस क्या है? एक थंब रूल नहीं है, लाइक आप कोई चीज़ फिक्स करके रखे हो उस चीज़ पे आप चलते रहो हमेशा से पॉसिबल नहीं है। आपको चेंज होना होगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। In order to increase the organizational efficiency, rule of thumb method should be substituted with the method of developed scientific analysis work। क्या बोला इन्होंने कि अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी बढ़ानी है तो आपको जो थंब रूल है उसे सब्सिट्यूट करना होगा, यानी चेंज करना होगा। किस चीज़ से चेंज करना है? आपको चेंज करना है साइंटिफिक एनालिसिस मेथड से। आप उसमें साइंटिफिक चीज़ें लाइए, आप हमेशा थंब रूल पर डिपेंड न रहिए। रूल ऑफ थंब डिसीजन बेस्ड अपॉन द पर्सनल जजमेंट ऑफ मैनेजर। जो थंब रूल होता है वो पर्सनल जजमेंट पे लिया जाता है कि मैं एक बहुत सालों से एक्सपीरियंस मैनेजर हूँ तो मैं जो बोलूँगा वो राइट होगा, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। तो इसलिए आप थंब रूल पे मत डिपेंड रहो, आप साइंटिफिक एनालिसिस करो, उसके बेस पे आप डिसीजन लो। टेलर इंसिस्टेड अपॉन द साइंटिफिक मेथड ऑफ एवरी स्मॉल वर्क। उन्होंने बोला कि हर एक छोटे मोटे काम के लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट तो लगना चाहिए। This principle is concerned with selecting a best way to performing a job after the scientific analysis of that job and not trial and error method। किसी भी जॉब को करने का एक बेस्ट वे चुन के लाना ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के हाथ में है। हर बार हमें ट्रायल एंड एरर मेथड से कोई काम नहीं करना चाहिए। This will help in solving the time and human energy which will result into expected standard output। According to Taylor, even a small production activity लाइक लोडिंग अ स्टील एंड बॉक्स कैन बी साइंटिफिकली प्लान। उनका ये मानना है जैसे कि छोटे मोटे काम जितने भी हैं, जैसे लाइक आप लोडिंग अनलोडिंग कर रहे हो, उसके अंदर भी आप साइंटिफिक मैनेजमेंट का यूज़ कर सकते हो और आसानी से काम को कर सकते हो। आपका जो सेकेंड प्रिंसिपल है वो है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी क्या होता है? शांति बनाए रखो। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर हार्मनी मेंटेन होनी चाहिए। हार्मनी किसके किसके बीच में मेंटेन होनी चाहिए? तो मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में हार्मनी होनी चाहिए, लाइक उन दोनों के बीच में शांति रहे। जो आपके सुपीरियर हैं और आप सबॉर्डिनेट हो, आप एम्प्लॉय हो, आप लोगों के बीच में अच्छी तरह से हार्मनी होनी चाहिए। दिस कोऑर्डिनेशन विल हेल्प इन मिनिमाइजिंग द कॉन्फ्लिक्ट। किसी भी तरह का झगड़ा, कोई भी क्लेश हो, वो सारी चीज़ों को रोकने में हेल्प करता है अगर आप लोगों के बीच में प्रॉपर हार्मनी होती है तो। परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग between employee and management will help in creating a healthy work environment। अगर अच्छा अंडरस्टैंडिंग रहेगा मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में तो एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट, एक स्वस्थ काम करने का एनवायरनमेंट वो क्रिएट कर पाएगा और वो ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाएगा। जो इसमें आपका थर्ड प्रिंसिपल है वो है मेंटल रेवोल्यूशन। ये मेंटल रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट टेलर ने इंट्रोड्यूस किया था। प्रिंसिपल फोकसेस ऑन चेंज इन एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर। एक दूसरे के लिए एटीट्यूड का बदलना, मैनेजमेंट का एटीट्यूड और एम्प्लॉय का एटीट्यूड एक दूसरे के लिए बदल जाए, बदल के अच्छा हो जाए। बोथ शुड रियलाइज देयर इक्वल इंपॉर्टेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। एक दूसरे की अहमियत क्या है वो आपको समझ में आने लगे, मतलब आपकी इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दे शुड गिव फुल कॉपरेशन ऑफ अचीविंग अ गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक दूसरे को पूरा कॉर्पोरेट करो, यानी पूरी सहायता करो कि हम किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर सकते हैं। दिस विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट। ये चीज़ ही आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके प्रॉफिट को बढ़ाएगी। आपका फोर्थ पॉइंट है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कॉपरेशन, मिलके काम करो यार, इंडिविजुअलिज्म को नहीं आना चाहिए उसके अंदर। अकेले अकेले हर काम को करना पॉसिबल नहीं है, तो उसमें कॉपरेशन आना जरूरी है। प्रिंसिपल एम्फेसाइज मतलब पुट प्रेशर, लाइक किसी चीज़ पे जोर देना। एम्फेसाइज ऑन म्यूचुअल कॉर्पोरेशन बिटवीन द वर्कफोर्स, मतलब मिलके काम करना, म्यूचुअल कॉर्पोरेशन बिटवीन द वर्कफोर्स। एम्प्लॉय ले लो या फिर मैनेजमेंट ले लो। ड्यू टू कॉर्पोरेशन ट्रस्ट बदलता है, टीम स्पिरिट आती है,
इंटरनल कंपटीशन विल टर्न इनटू अ हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट। जो भी इंटरनल कॉर्पोरेशन है उससे हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट आता है। मैनेजमेंट शुड ऑलवेज कंसीडर द सजेशन गिवन बाय द एम्प्लॉय। जो भी सजेशन दिया जाता है किसके द्वारा, एम्प्लॉय द्वारा, वो मैनेजमेंट को कंसीडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एट द सेम टाइम एम्प्लॉय शुड रेसिस्ट देमसेल्फ फ्रॉम द गोइंग स्ट्राइक एंड मेकिंग अननेसेसरी डिमांड फॉर द मैनेजमेंट। इससे क्या होगा कि मैनेजमेंट एम्प्लॉय को रोक पाएगा कि वो हड़ताल पे ना चले जाएं, वो कोई अननेसेसरी डिमांड ना करने लग जाएं, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो डिमांड ना करने लग जाए। यानी अगर उन लोगों में रिलेशन अच्छा होगा तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। दे शुड ट्रीट ईच अदर एज टू पिलर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक दूसरों को पिलर की तरह, लाइक ऑर्गेनाइजेशन के पिलर हैं, दो स्तंभ हैं, उस चीज़ की तरह ट्रीट करने चाहिए। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा था डिवीजन ऑफ वर्क में, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली एक दूसरे में डिवाइडेड होनी चाहिए। टॉप लेवल जो हो, मिडिल लेवल हो, उन लोगों के बीच में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसका जो काम है, जिसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अच्छे से काम करना चाहिए। रिपोर्टिंग इज डन एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय, वो जो चीज़ें हैं उसके अंदर काफ़ी ईजी है, देख लेना एक बार। 6 है आपका डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय फॉर द ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मिनिमम प्रॉस्पेरिटी। डेवलप करना है एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉय को। बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज डिपेंड अपॉन स्किल एंड कैपेबिलिटी ऑफ इट्स एम्प्लॉय इन ग्रेट एक्सटेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रोथ है, जो भी डेवलपमेंट है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है वो कितने स्किल्ड है, उसके अंदर कितनी कौशलता है किसी चीज़ को लेके, लाइक क्या उसके अंदर स्किल्स है, कैसे कैपेबल है वो लोग, सक्षम है, किस तरह से किसी भी काम को करने वो लोग सक्षम हैं एम्प्लॉय लोग। 10 प्रोवाइडिंग अ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम टू द एम्प्लॉय विल वेरेवर रिक्वायर। तो ये जो तुम्हारा जो हुनर है, जो तुम्हारा कौशल है, जो तुम्हारा स्किल है, उस चीज़ को बढ़ाने के लिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय लोग को ट्रेनिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हर एक ऑर्गेनाइजेशन में देना ज़रूरी है। इट अल्टीमेटली अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो चीज़ है ये प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाता है, यानी प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ईच एम्प्लॉय शुड बी गिवन अ प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू अटेन अ ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। जितने भी एम्प्लॉय हैं उन लोगों को अच्छी तरह से एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी उन लोगों की, और अच्छी प्रॉस्पेरिटी से वो लोग आगे बढ़ेंगे। आगे टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं, आपको सिर्फ मीनिंग लिखना है, डेफिनेशन लिखना है, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो मैंने बताया आपको 6 पॉइंट वो लिखना है। तो इतने से आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट तो कवर हो जाएगा। तो और आपका इसके अंदर जो एक कुछ इम्पॉर्टेंट और अलग चीज़ है वो है 6th पॉइंट है, जो इसका आपको पेज नंबर 20 पे 6 पॉइंट मिलेगा। डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान, ये क्या होता है? रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन मतलब क्या होता है? जो भी आप काम करते हो बदले में आपको पैसा मिलता है उसे रेम्यूनरेशन कहा जाता है। प्लीज़ को लिख लेना कहीं पे। शुड बी फिक्स इन अ सच वे दैट एवरेज वर्कर इज मोटिवेटेड टू अटेन ए स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी वर्कर को आप कोई भी चीज़ पे करते हो तो आप ये देख के पे करो कि वो कितना क्वालिटी काम कर रहा है और कितना स्टैंडर्ड के ऊपर काम कर रहा है। ये नहीं कि बस वो काम कर रहा है तो उसे पैसे मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको इस तरह से काम को देखना है कि वो आपको क्वालिटी आउटपुट दे पा रहा है या नहीं। टेलर सजेस्टेड डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, हायर रेट आर ऑफर टू एम्प्लॉय हु कंप्लीटेड अ वर्क मोर देन स्टैंडर्ड क्वालिटी। जो भी आपके स्टैंडर्ड को ऊपर जाके काम करता है उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा पे करो, अच्छा पे करो। जो भी आपके स्टैंडर्ड से नीचे रह के काम करता है उससे आप कम पे करो। ये नहीं कि सामने वाला बहुत ज़्यादा दिन से है और काफ़ी अच्छे पोस्ट पे तो उससे आप ज़्यादा ही पे करोगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप उनका काम देख के उन्हें पैसा पे करो, इसका यही मतलब होता है पीस रेट वेज प्लान। काम देख के जितना स्टैंडर्ड क्वालिटी के ऊपर जाता है तो ज़्यादा, स्टैंडर्ड क्वालिटी से नीचे आता है तो कम। सो गाइस काफ़ी ईजी है, एक बार देख लेना, पढ़ लेना, आपको समझ में आएगी चीज़ें, काफ़ी सिंपल है। तो अभी के लिए बस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाय।